जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस जैक्सन एंड एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं हूं जैक्सन सर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आइए साथियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को हम लोग चैप्टर नंबर 2 को साथियों कवर करने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज के इस लेक्चर में साथियों। तो आप सभी को मैंने क्या किया था, तो फर्स्ट चैप्टर का आप सभी को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर करवा दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप सभी जा करके देख लेना, अन्यथा आप सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है साथियों। तो आइए आज हम लोग देख सकते हैं और देखते हैं क्या, तो अपने चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। क्या साथियों? मुद्रा कॉमा बचत एवं साख। मुद्रा का अर्थ होता है साथियों रुपया होता है। क्या? रुपया, पैसा है ना, आय, ये क्या होता है? मुद्रा होता है। उसके बाद अगर बचत की बात करें, किसकी बात करें साथियों? बचत की। तो हम जितना कमा पाते हैं, मतलब जितना आय का अर्जन करते हैं ना, उसमें से व्यय, आय व्यय करने के बाद, आय व्यय मतलब कमाने, जितना हम कमाते हैं, मान लिया जाए कि 1000 रुपया कमाए है ना, उसमें से आप 800 रुपया क्या कर दिए, तो खर्च कर दिए। कितना साथियों? 800 रुपया अगर खर्च कर दिए तो आपका बचा कितना, तो 200 रुपया बचा। कितना बचा साथियों? 200 रुपया बचा। इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों? तो बचत कहेंगे। समझ में आ गया होगा साथियों। और अगर हम लोग बात करें साख का, तो साख का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। क्या होता है साथियों? विश्वास होता है ना। इसके बाद भरोसा होता है। क्या होता है? भरोसा होता है। साख का मतलब है ना। इस तरह से आपका चैप्टर का नाम हुआ मुद्रा, बचत एवं साख। तो हम लोगों को इस लेक्चर में जो अध्ययन करना है, इस चैप्टर में जो साथियों अध्ययन करना है, वह अध्ययन करना है क्या, तो अध्ययन हम लोगों को करना है रुपया पैसा के बारे में, कि जिस देश में, हमारे देश में, भारत में किस तरह से आप सभी का पैसे का कारोबार बैंक के द्वारा हो, या फिर अपना देश में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है, ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो, चारों तरफ विकास हो। ऐसा किसके द्वारा और किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में चैप्टर के बारे अध्ययन करना था आप सभी को चैप्टर में। तो चैप्टर मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया ही था, और अगर आप सभी को फिर से वो वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी को मैं वो वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं साथियों, आपका पहला नंबर प्रश्न है। पहले प्रश्न को देखते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं। इस विकास को देखने से पहले साथियों, इस प्रश्न को पूरा कंप्लीट करने से पहले साथियों, आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो। साथ ही साथ एक लाइक अगर वीडियो पसंद आता तो कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर भी कर लीजिएगा साथियों। और अगर लेक्चर पसंद आएगा साथियों, तो आप सब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखते हैं, सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें हम अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। मतलब हम अपने ज़रूरत को तो पूरा करेंगे ही करेंगे साथियों, साथ ही साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी, पीढ़ी कहने का अर्थ है क्या, तो अपना बेटा पोता, है ना, इस तरह से जो मेरा खानदान आने वाला है, उसके बारे में संसाधनों को बचा करके रखना क्या कहलाएगा साथियों, तो आपका सतत विकास कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि वर्तमान समय में अपने ज़रूरत को पूरा भी करना है, साथ ही साथ अपने जो आने वाली पीढ़ी है, आपका जो भी बेटा पोता होगा, उसके लिए भी संसाधन को संरक्षित करना है, बचा के रखना है। यही क्या कहलाता है साथियों, तो आपका सतत विकास कहलाता है ना। इसका उद्देश्य समाज के सभी है ना लोगों की विविध ज़रूरतों को पूरा करना होता है। इस विकास का साथ ही
साथ व्यक्तिगत कल्याण, मतलब सभी व्यक्ति का इसमें कल्याण की बात की जाती है, सभी व्यक्ति के विकास की बात की जाती है। सामाजिक सामंजस्य, मतलब समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाता है तथा समावेश को बढ़ाया जाता है, मतलब एक ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो, उसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और समान अवसर पैदा करना होता है किस विकास में, तो आपका सतत विकास में। उम्मीद और आशा के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी आप सभी को डाउट रहता है किसी भी प्रश्न में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं साथियों, मैं आपको आंसर देने के लिए तत्पर रहता हूं साथियों, है ना। तो आपका दूसरा प्रश्न है एटीएम में क्या होता है, एटीएम के बारे में बताना है साथियों। ये भी प्रश्न आपका बिहार बोर्ड का काफी पसंदीदा प्रश्न रहा है साथियों। तो आप सभी को प्रत्येक प्रश्न को एक बार कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। इसका लिंक आपको पीडीएफ का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये पीडीएफ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जा करके क्या कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है स्वचालित टेलर मशीन होता है। क्या होता है साथियों, स्वचालित टेलर मशीन। अगर अंग्रेजी की बात करें तो ऑटोमेटिक, क्या होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। यहाँ पर एक बार सही कर लेंगे साथियों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम एक ऐसा मशीन होता है जो अपने ग्राहकों को 24 घंटे पैसे निकालने एवं जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। एटीएम में हम लोग 24 घंटे क्या कर सकते हैं, पैसा का निकासी और जमा दोनों प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। और भारत के विविध बैंकों के द्वारा, भारत के कई सारे बैंक हैं व्यावसायिक बैंक, जिसके द्वारा भारतीय ग्राहकों को, अपने ग्राहकों को एटीएम की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है ना। भारत के निम्नलिखित बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को एटीएम की सुविधाएं प्रदान की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि ऐसे कई सारे बैंक भारत में स्थित है जो अपने ग्राहकों को अपने द्वारा उपयोग किए गए बैंक में क्या करता है, तो अपने ग्राहकों को एटीएम प्रोवाइड करवाता है। एटीएम कार्ड मिलने के बाद 4 अंक का पिन नंबर मिलता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपये जमा भी किया जा सकता है, साथ ही साथ निकासी भी किया जा सकता है। ये आपका एटीएम का आपको यहाँ पर फोटो दिया गया साथियों, क्या दिया गया है, तो फोटो दिया गया साथियों, यहाँ से आप सभी समझ सकते हैं ये एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एटीएम है साथियों आपका, है ना। एसबीआई बैंक के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अंक का गुप्त अंक मिलता है। और ये कार्ड जो है ये प्लास्टिक का मुद्रा है, किसका साथियों, प्लास्टिक रूपी एक मुद्रा है। इसको अगर हम लोग एटीएम मशीन में, किसमें, एटीएम मशीन में अगर डालेंगे साथियों, तो पैसा निकासी या जमा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एटीएम ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा। और आप सभी को एक बार कॉपी कलम ले करके तब वीडियो को देखना है साथियों, और नोट डाउन करते चलना है। जितना मैं बात आपको बताते चलता हूँ उतना बात, है ना। इतना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं जो आपको लिख के दिया हूँ बस मैं यही बात बोलूँगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है साथियों। मैं एक्स्ट्रा बहुत सारा बात बोलता हूँ, तो आप उसको भी रिकॉर्ड करते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, है ना। अगला और तीसरा प्रश्न है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। क्या है साथियों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न आपका देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है, तो ये सभी आप देख लेंगे और हम लोग देखते हैं अपने उत्तर को, यानी कि आंसर को करते हैं, है ना। आगे देखिए, वस्तु विनिमय 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच धन यानी कि मुद्रा के उपयोग के बिना वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। कहने का अर्थ यह है साथियों कि आप 2 ग्रुप मान लो। कौन सा ग्रुप साथियों, तो आप 2 ग्रुप मान लो। कौन सा मान सकते हो, तो आप 2 ग्रुप मान लो। एक आपका बी ग्रुप मान लेते हैं हम लोग, क्या, एक आपका ए ग्रुप मान लेते हैं, दूसरा आपका बी ग्रुप मान लेते हैं। कौन सा ग्रुप साथियों, तो आपका हम लोग बी ग्रुप मान लेते हैं। मान लिया जाए कि ए ग्रुप
बी ग्रुप जो ये अपना ई भैया के साथ गेहूं मौजूद है, क्या है, गेहूं इसके पास मौजूद है, इसके पास चावल मौजूद है ना। दो पक्ष हो गया, दो पक्ष बोला गया, दो पक्ष हो गया। एक के पास चावल मौजूद है, एक के पास गेहूं मौजूद है, आप कुछ भी मान सकते हो। एक के पास आपका क्या मौजूद है, तो एक के पास गाय मौजूद है, एक के पास भैंस मौजूद है। एक के पास आपका क्या मौजूद है, तो एक के पास आपका सब्जी मौजूद है, तो एक के पास आपका अनाज मौजूद है। इस तरह से आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। तो दोनों पक्ष में बस याद इतना सा बात रखना है साथियों कि ये जो दोनों पक्ष है इसमें क्या करेगा वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो पैसा के बगैर, मुद्रा के बगैर अपने व्यापारिक कार्य को करेगा, है ना। मुद्रा के बगैर कहने का अर्थ यह है कि इसमें मुद्रा का उपयोग नहीं होगा, मतलब वस्तु से ही वस्तु का आदान प्रदान होगा। अगर किसी को चावल चाहिए तो वो गेहूं से बदल लेगा, है ना, जिसको जैसा जरूरत है उस हिसाब से बदल लेगा। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। आप सभी को याद होगा साथियों, अभी तो बहुत कम हो गया, प्राचीन का आज से कुछ दिन पहले आप अपने बचपन में जरूर सुने होंगे कि आपके यहाँ अगर आटा खत्म हो जाता होगा तो आप अपने पड़ोसिया से जाके और उसको गांव बोलचाल में कथी कहते हैं पता है, मतलब ग्रामीण बोलचाल में उसको हम लोग कहते हैं पैंचा लेना। की कहते हैं, पैंचा लेना कहते हैं। अगर आपके घर में आटा खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया तो आप अपने पड़ोसी से जाकर के ले लेते हो और क्या कहते हो कि हम अपन आटा लाएंगे तब आपको देंगे, या फिर हमारा पास गेहूं के आटा आप हमारा दे दीजिए और मक्का के आटा हमारा पास मौजूद है तो ले लीजिए। इसी को क्या कहा जाता है साथियों, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। और वर्तमान समय में हम लोग आटा वाला तो सिस्टम खत्म हो गया साथियों, लेकिन आपका डाटा वाला सिस्टम आ गया। कौन सा, डाटा वाला सिस्टम आ गया। कौन सा, डाटा को हम लोग बदलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो किसी दूसरे के मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्शन और अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्शन के द्वारा डाटा का क्या करते हैं, तो स्थानांतरण कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ना। ये क्या कहलाएगा साथियों, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा, जिसमें मुद्रा का योगदान नहीं होता है। मुद्रा के बगैर, मुद्रा के बिना, क्या साथियों, मुद्रा के बिना कार्य किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, उम्मीद करता हूँ साथियों, है ना। इतने अच्छे से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, तो एक बार आप जरूर कंसंट्रेशन से ये वीडियो पूरा देखिएगा। आप सभी को मैं दिमाग में ही यहीं पर सेट करने का प्रयास करूँगा साथियों, तो आप सभी को जरूर समझ में आएगा। मैं अपने पर इतना तो जरूर भरोसा करता हूँ, है ना। अगला प्रश्न आपका आगे है, चौथा प्रश्न, बचत क्या है। बचत क्या होता है साथियों, ये देखिए आप एक बार, है ना। आय एवं उपभोग, उपभोग का मतलब होता है यूज, प्रयोग, है ना। इसका आय एवं उपयोग खर्च के मध्य अंतर को बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आर्थिक क्रिया संपादित करे और आय की प्राप्ति करे, क्या करे, आर्थिक क्रिया संपादित करे और क्या करे, आर्थिक क्रिया संपादित करे और आय यानी कि रुपया पैसा प्राप्त करे, है ना। और अपने धनराशि में से जो बचा पाता है उसे ही क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। यह धनराशि ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती है। जब व्यक्ति, एक बार पहले आप लोग समझिए कि बचत किसको कहेंगे। मान लिया जाए कि आपके पिताजी, क्या आप तो अभी काम करते नहीं हो, आपके पिताजी काम करते हैं। मान लिया जाए कि मंथली में 30,000, प्रत्येक मंथ में 30,000 रुपया बेका क्या करते हैं, कमा पाते हैं ना। और अगर आपका इसमें से बचत न देखना है तो यहाँ पर आय, मतलब ये आपका 30,000 क्या हुआ, आय हुआ, आपके पिताजी कमाए, है ना। उपभोग का मतलब होता है उपयोग करना। इसमें से मान लेते हैं कि 25,000 रुपया आपके पिताजी उपयोग कर लिया ना, आपके पढ़ाई में, है ना, आपको तरह तरह का सुविधाएं प्रोवाइड करवाने में, है ना, घर में अनाज प्रोवाइड करवाने में, स्वास्थ्य बीमारी को देखने में 25,000 रुपया खर्च कर दिए। तो यहाँ से बचा कितना आपका, मात्र 5,000 रुपया। कितना बचा साथियों, 5,000 रुपया बचा। इसी को हम लोग कहते हैं साथियों बचत। क्या कहते हैं, ये जो 5,000 रुपया बच गया ना साथियों, यही आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो आपका बचत कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बचत आपको समझ
समझ में आ गया होगा। और बात रही ऋणात्मक और धनात्मक की, तो इसको देखिए, जब आपके पिताजी 30,000 रुपया कमाए, है ना, 30,000 रुपया कमाए, इसमें से 25,000 खर्चा कर दिए, कितना, 25,000 बचा, कितना आपके पास 5,000 बचा। तो अगर आपके पास 5,000 बचा ना, तो आपका बचत जो होगा साथियों धनात्मक होगा। क्या होगा, बचत आपका धनात्मक होगा। जब मान लिया जाए कि आपके पिताजी 30,000 रुपया कमा लिए, समझ में आया ना, 30,000 रुपया कमाए और 35,000 रुपया खर्च कर दिए, कितना साथियों, 35,000 रुपया अगर खर्च कर दिए ना साथियों, तो आपके पिताजी का बचत तो हुआ लेकिन ऋणात्मक हो गया। कौन सा साथियों, ऋणात्मक। ऋणात्मक आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ, ये वाला ऋणात्मक गलत है ना। तो ऋणात्मक आपका बचत होगा, मतलब कि आपके पिताजी कर्ज में आ गए होंगे। क्या होंगे, कर्ज में आ गए होंगे। 5,000 रुपया जो है उनके पास किसी ना किसी का ड्यूज आ गया होगा, आपके पिताजी कर्ज में चले गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बचत वाला कॉन्सेप्ट, ये जो आपका कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी प्रॉब्लम आप सभी को यहाँ पर नहीं रहने वाला है। इससे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है साथियों, तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक जो होता है ना साथियों, प्रत्येक शिक्षक अपन तारीफ करवे करता है। जो बात है, अपन तारीफ करवे करता है कि हम तो तोरा जे पढ़ा देंगे, दुनिया का कोई माइकल बेटा नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपका तत्पर एकदम 100% आपको आंसर देने के लिए तैयार रहूंगा साथियों, है ना। तो आप हमें जरूर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आप सभी को दिक्कत रहता है तो। मैं तो यही प्रयास करूंगा कि आपको एक भी प्रॉब्लम सेशन से ना बचे साथियों, एक भी प्रश्न ना बचे, ऐसा मैं प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर भी आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो जरूर हमसे जुड़िए और कमेंट में पूछिए। आगे देखते हैं साथियों, अपना क्या अगला प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपका है, मुद्रा की परिभाषा दे। ये आपका 2011 और 17 में पूछा गया है। तो मुद्रा को हम लोग उत्तर देखें। मुद्रा का मतलब होता है पैसा। क्या होता है, पैसा। पैसा बोले, रुपया बोले, यही होता है मुद्रा का मतलब। क्या, रुपया पैसा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, है ना। आगे देखिए साथियों, जब हम लोग कहते तो है, ठीक बात है, मुद्रा को इंग्लिश में हम लोग करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। पैसे या धनराशि के उस रूप को मुद्रा कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय एवं विक्रय का क्रिया किया जाता है। मतलब खरीदने और बेचने, खरीदने और बेचने का क्रिया किया जाता है, काम किया जाता है, जिससे उसको क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। और प्राचीन समय में वस्तु से ही वस्तु का होता था, तो उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। और अभी जो है मुद्रा से हम लोग वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, तो इसको हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहेंगे, है ना। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सिक्के और कागज दोनों आ सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। भारत में देखिएगा अभी साथियों, तो आप सभी को मिलेगा 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का साथियों, 20 रुपया का सिक्का मिलेगा। इतना आपको सिक्का मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों, तो आपका 5 रुपया का आपका कागजी नोट, 10 रुपया का कागजी नोट, इसके बाद 20 रुपया का कागजी नोट, 50 रुपया का कागजी नोट, 100 रुपया का कागजी नोट, 200 रुपया का कागजी नोट, साथ ही साथ आपका 2000 हो गया साथियों। तो ये आपका 2000 नहीं होगा, 2000 तो बिल्कुल भी साथियों आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है ना। 2000 नहीं होगा, कितना हो जाएगा साथियों, 200 होगा, है ना। 200, 2000 था, इसको बंद कर दिया गया। साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा कागजी नोट 500 का वर्तमान समय में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मुद्रा कहते हैं। इसी को तो मुद्रा कहते हैं। और ये मुद्रा आप जानते होइएगा कि हमारी भारतीय सरकार जो है ये प्रोवाइड करवाती है। जैसे भारतीय सरकार 2000 के मुद्रा को बंद कर दी तो अब प्रचलन नहीं ना है, ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर बताया गया है
आम तौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा किसी भी देश में प्रयोग की जाने वाली जो होती है उसको सरकार के द्वारा दिया जाता है ना। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण सहित बताया, ऐसा तो नहीं है कि भारत में अगर पाकिस्तान वाला मुद्रा अगर चला दिया जाए तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी देश के मान्यता प्राप्त मुद्रा से ही उस देश में क्रय विक्रय का कार्य हो सकता है, अन्यथा उस देश में क्रय विक्रय का कार्य नहीं हो सकता। आगे देखिए, है ना, मुद्रा व्यापार एक नया रूप है जिसमें हम किसी भी वस्तु का सही मूल्य प्रदान कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम लोग उचित मूल्य मुद्रा के द्वारा ही लगा सकते हैं। साथ ही साथ अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा मूल्य मापन का साधन भी है। क्या साथियों? मूल्य मापन का साधन भी है। किसी भी वस्तु का हम लोग मूल्य मापने का प्रयास किससे करते हैं? मुद्रा से ही करते हैं। जैसे आपको बकरी खरीदना है तो बकरी को देख के लगाते हैं ना मुद्रा, कि ये बकरी चलने वाला भाई बा 3,000 रुपया में, ज़्यादा में न चलेगा, ये 3,000 रुपया में बकरी चलेगा, इतना एकरा में की है, एकरा क्षमता है बकरी के कि इतना ही एकरा रुपया मिलेगा, है ना। इसके बाद अगर बात करें कि आप लोग डेली पढ़ने जाते होइएगा किसी भी कोचिंग संस्थान में, है ना, तो वहाँ पर आप 300 से 500 रुपया के बीच आप लोग क्या देते होंगे? तो फी देते होंगे, है ना। तो ये आप लोग डिसाइड करते होंगे कि आपका जो कहीं पर 500 लिया जा रहा है तो कहीं पर 300 रुपया भी लिया जा रहा है, तो दोनों के क्वालिटी में जरूर आपको अंतर देखने को मिलेगा। कहीं पर आपका 500 रुपया लिया जा रहा है तो वहाँ जो आपके टीचर पढ़ाते होंगे, पढ़ाते तो दोनों जगह, ऐसा मैं नहीं कहता साथियों कि आपको पढ़ाई नहीं मिलेगा, पढ़ाई दोनों जगह मिलेगी, लेकिन आपको 500 रुपया वाला में क्वालिटी अलग मिलेगा, 300 रुपया वाला में क्वालिटी अलग मिलेगा। मैं यही बताना चाहता हूं। तो मुद्रा मूल्य का मापन भी होता है। उम्मीद करता हूं कि पांचों के पांचों प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखें मौद्रिक प्रणाली को। तो मौद्रिक प्रणाली क्या है? ये 2020 में पूछा जा चुका है। मौद्रिक प्रणाली में क्रय एवं विक्रय का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक प्रणाली में किसी भी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान मुद्रा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होता था, वस्तु से वस्तु का। और मौद्रिक प्रणाली में हम लोग किसी भी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से करते हैं, यानी कि पैसा रुपया के माध्यम से करते हैं। एकरे तक कहा जाता है साथियों, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। जब किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा किया जाए तो इसको हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहेंगे। जब किसी भी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान वस्तु से किया जाए तो हम लोग इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, और पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज़रूर जुड़िएगा, है ना। आगे देखिए, मौद्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में धन उपलब्ध कराती है। मतलब कि यहाँ पर आप मुद्रा भी लिख सकते हैं, मुद्रा उपलब्ध कराती है, और उस मुद्रा के उपयोग के कारण वहाँ पर क्या किया जाता है? व्यापार वाणिज्य की क्रियाएं की जाती है, और उस देश में मुद्रा को राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। साथ ही साथ टकसाल और राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों के द्वारा ये मुद्राएं प्रदान की जाती है, जो उस देश का अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। इसी को हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। इतना झंझट छोड़ रे भाई, तू इतना बात बताओ खाली, बस इतना बात कि मौद्रिक प्रणाली में सारा काम मुद्रा से होगा। किससे होगा? मुद्रा से। वस्तु विनिमय प्रणाली में सारा काम वस्तु से होगा। ये दूगो बात आपको याद रखना है। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। और आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कुल मिला के 6 प्रश्नों का आपको सटीक आंसर बताने का प्रयास किया हूँ साथियों। तो एक बार जितने भी एजुकेशन वाला के साथ जुड़े हुए हैं ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट, वे सभी कल यानी कि आपका 3/8/2023 को
3/8/2024 को सारे स्टूडेंट के कॉपी में 6 के 6 प्रश्नों को मैं नोट डाउन देखूंगा। साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं एजुकेशन वाला के साथ ही साथ परफॉर्मेंस सेक्शन के साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी एक बार हमें क्या कर सकते हैं, तो कॉपी में नोट डाउन करके और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मेरा यही प्रयास है कि आप सभी के तैयारी में 4 चांद किस प्रकार लगाया जाए, मैं आप सभी के लिए तत्पर हूं और आप भी अपने तैयारी में तत्पर रहे और अपने माता पिता के सपनों को और शानदार तरीके से पूरा करें, जिससे आपका और आपके माता पिता का क्या हो, तो गांव समाज टोला मोहल्ला में नाम रोशन हो। मैं यही आशा उम्मीद के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और मैं हूं जैक्सन सर। और आप सभी से मेरा अंत में एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कंटेंट लगा है कि नहीं भाई दमदार यहाँ पर कंटेंट आपको मिला है, तो अगर आप BSEB 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं साथियों, तो एजुकेशन वाला RK मेहता के साथ इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप हमें क्लास 10th और 12th का आर्ट और बेहतरीन आर्ट के साथ साथ बेहतरीन तैयारी करने के लिए परफॉर्मेंस जैक्सन के यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा। ये दोनों आपका चैनल आपके जीवन में को बदल के रखने का प्रयास करेगा साथियों, तो आप इन दोनों चैनल से जरूर जुड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।